गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है संविधान क्यों और कैसे, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि एक समाज में किस प्रकार से संविधान का विशेष महत्व होता है और अगर संविधान के द्वारा सही प्रकार से अगर संविधान का निर्माण नहीं किया गया होता, नागरिकों के द्वारा जो विशिष्ट नागरिक है जिनकी समाज पे हर बात पे पकड़ मजबूत है, समाज में क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, वर्तमान में क्या आवश्यकताएं हैं, भविष्य में क्या आवश्यकताएं होगी, उसके आधार पे हमारे जो संविधान निर्माता है उन्होंने संविधान का निर्माण किया। तो उन्होंने वर्तमान स्थिति और भविष्य की जो स्थिति है उनको ध्यान में रख के संविधान का निर्माण किया। तो इसमें अपने प्रमुख बातें आई कि एक संविधान है वो किस प्रकार से सरकार को, व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करता है और इसके साथ साथ उनको अधिकार प्रदान करने के साथ साथ व्यक्ति और इसके साथ सरकार को नियंत्रित करने का कार्य भी कौन करता है? संविधान करता है। संविधान अगर नहीं होता तो जो सरकारें बनती वो अपनी इच्छा अनुसार क्या है कानून बनाती, नियम बनाती, सिद्धांत बनाती, और वो नियम सिद्धांत किस प्रकार के होते? हो सकता है जनता के विकास से संबंधित होते, हो सकता है जनता के नुकसान से संबंधित होते। तो जब सरकार कानून बनाती है तो वो कानून जिस प्रकार से उसने बनाए हैं उसको नियंत्रित कौन करेगा, उसको व्यवस्थित कौन करेगा? अगर संविधान नहीं होता तो जनता पे जो कानून बनाए गए सरकार के द्वारा वो कैसे भी कानून हो सकते थे। हो सकता है कि जनता के अधिकारों को सरकार छीन लेती, हो सकता है जब सरकार है वो जनता के विकास संबंधित कानून बनाती। इसलिए संविधान में व्यवस्था दी गई है कि सरकार ऐसे कानून नहीं बनाएगी जिससे क्या है कि व्यक्ति और समाज के अधिकारों को छीन लिया जाए, उनके कार्यों में बाधा उत्पन्न की जाए। और इसके साथ साथ क्या है कि व्यक्तियों पर भी क्या है कि संविधान ने पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान नहीं की। एक हाथ से संविधान ने व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान की और दूसरे हाथ से उनकी स्वतंत्रता उनसे छीन भी ली। यानी आवश्यकता पड़ने पे संविधान है वो व्यक्तियों पर नियंत्रण लगा सकता है, उसके जो मौलिक अधिकार उस पर नियंत्रण लगा सकता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पे, आपातकाल की स्थिति होने पे कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, कुछ मौलिक अधिकारों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसी के मद्देनजर हम ध्यान में रखते हुए आगे का जो हमारा अध्याय है, जो चैप्टर है, उसका प्रमुख अध्ययन करेंगे। कुछ उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से क्या है कि संविधान के द्वारा बहुत सारी व्यवस्थाओं को निर्धारित किया जाता है, तय किया जाता है। बात आती है समाज में जातिगत भेदभाव नहीं हो। हम देखते हैं, हम सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे, भारत के अलावा जो दूसरे देश है उनकी भी साथ में बात कर रहे हैं कि समाज में हमें देखने को मिलता है कि एक जाति और दूसरे जाति के साथ भेदभाव करती है। एक जाति अपने आप को उच्च समझती है तो दूसरी जाति अपने आप को निम्न समझती है। तो जिस कारण क्या है कि समाज में जातिगत भेदभाव व्याप्त है। बात आती है कि ये जो जातिगत भेदभाव है ये समाज में नहीं होने चाहिए, क्योंकि क्या है कि भेदभाव होंगे तो एक जाति है वो पिछड़ी हुई है या निम्न है वो अपना विकास नहीं कर पाएगी और वो और अधिक पिछड़ती चली जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा ये जातिगत जो भेदभाव हो रहा है उसको पूर्णतः समाप्त किया जाए। बात आती है सरकार को मजबूत बनाना। एक सरकार है, अगर मजबूत सरकार होती है, एक कर्तव्यशील सरकार होती है, तो उसके लिए संविधान की प्रमुख जिम्मेदारी होती है कि उसको विशेष कुछ शक्तियां प्रदान करना, और सरकार बाद में उन विशेष शक्तियों का जो है उपयोग है वो समाज के विकास और समाज की जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित अपनी शक्तियों का उपयोग प्रमुखतः करे। बात यह लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता। संविधान ने जो लक्ष्य तय किए हैं, जो निर्धारित सिद्धांत तय किए हैं, उनको प्रमुख प्राप्ति का साधन है सरकार। और सरकार के द्वारा क्या है कि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य होता है, क्योंकि उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के पीछे समाज का हित और भलाई छुपी होती है प्रमुख रूप से। आवश्यक कानून का होना। अब कुछ ऐसे कानून बनाए जाए, कुछ ऐसे नियम बनाए जाए, कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए जाए कि उनका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य स्पष्ट हो सके। और इसके साथ साथ क्या है कि देश की जो जनता है, देश के जो लोग हैं, उनको क्या है पर्याप्त रूप से क्या है विभिन्न सुविधाएं प्राप्त हो। और अगर कहीं भी असुविधा उनको उपलब्ध होती है, असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, तो सरकार अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उन असुविधाओं को, उन समस्याओं को पूर्ण रूप से दूर करने का प्रयास करे। बात आती है दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव इतिहास का उदाहरण है। अगर हम नस्लीय भेदभाव की, एक प्रकार से जाति संबंधित भेदभाव की, एक तरफ से हमें रंग के आधार पर भेदभाव की बात करें तो सबसे प्रमुख जो देश आता है वो आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में प्राचीनतम समय में काफी साल पूर्व क्या है कि नस्ल के आधार पे, यानी कलर के आधार पे एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाता था। उस भेदभाव का प्रमुख कारण क्या था
कि जातिगत आधार और उसके साथ साथ जो अपना कलर है उसके आधार पे वहां भेदभाव किया जाता था। यानी जो गोरे लोग हैं उनको उच्च व श्रेष्ठ समझा जाता था, जबकि जो काले कलर के लोग हैं उनके साथ विभिन्न प्रकार के भेदभाव है प्रमुखतः किए जाते थे। बात आती है नई सरकार को सक्षम बनाना। सरकारें हैं उस समय के साथ क्या है, परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है, क्योंकि जब सरकार उचित तरीके से कार्य नहीं करती, लाभ के प्रकार के कार्य नहीं कर सकती, तो सरकार को जनता के द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है। और परिवर्तित करने के बाद में जो सरकार बनती है उसको एक सक्षम सरकार बनाना चाहिए कि जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को पूर्णतः निजात दिलाए, उन समस्याओं से छुटकारा दिलाए। बात आती है नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना। बाद में जो सरकार बनाई गई दक्षिण अफ्रीका में, उसका प्रमुख उद्देश्य था सरकार का कि ये जो दक्षिण अफ्रीका में जो नस्लीय भेदभाव व्याप्त है, नस्ल के आधार पे आपस में वहां लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मारकाट हो रही है, विभिन्न प्रकार की हिंसा फैल रही है, उस हिंसा को नियंत्रित करना और साथ में नस्ल के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा है उसको नियंत्रित करना और इस भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास था। वहां नई सरकार निर्माण हुआ, उसके द्वारा प्रमुखतः किया गया। बात आती है संविधान समाज की आकांक्षाओं का साधन है। अब बात करते हैं कि संविधान है वो आकांक्षाओं का साधन कैसे है। संविधान का निर्माण एक व्यक्ति ने मिलकर नहीं किया, बहुत सारे व्यक्तियों ने बहुत सारे विचार विमर्श करके, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करके, राय लेके एक दूसरे की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कि समाज में किन चीजों की आवश्यकता है, समाज किस प्रकार की मांग कर रहा है, समाज क्या चाहता है, समाज में क्या समस्याएं हैं, समाज का विकास किस प्रकार से होगा। ये क्या है कि संविधान निर्माताओं ने प्रमुख रूप से ध्यान दिया इस बात का, और जनता की जो मन की इच्छाएं हैं, जनता क्या चाहती है, जनता का विकास कैसे होगा, इन आकांक्षाओं को ध्यान में रख के किसका निर्माण किया, संविधान का निर्माण किया। बात आती है उदाहरण प्रमुख रूप से ऐसे कौन कौन से हैं जिससे स्पष्ट होता है कि संविधान क्या है, कि लोगों की आकांक्षाओं का एक महत्वपूर्ण साधन, एक जरिया है। बात आती है समाज के प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी भौतिक जरूरतें। समाज में रहने वाला जो व्यक्ति है उस प्रत्येक व्यक्ति की कुछ बुनियादी आवश्यकताएं होती है, कुछ बुनियादी जरूरतें होते हैं, उन जरूरतों को पूरा करना सरकार का प्रमुख कार्य है। उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको उपलब्ध हो, किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो और उनको आसानी से सरल तरीके से ये बुनियादी आवश्यकताएं हैं ये उपलब्ध है, वो होनी चाहिए। बात आती है शिक्षा का मिलना। सबसे प्रमुख इसमें रोल, अहम भूमिका रहती है शिक्षा की। एक शिक्षित बालक है वो आगामी समय में शिक्षा के द्वारा स्वयं का विकास करता है और उस देश, उस समाज का विकास करता है। इसलिए जरूरी है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक बालक को, प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, शिक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा के द्वारा एक व्यक्ति के अंदर जो अंधकार है, जो दस्त है, जो एक प्रकार से उसकी जो अज्ञानता है उसको दूर करने का जो प्रमुख साधन है वो शिक्षा बताया गया है। बात आती है गरिमा व सामाजिक आत्मसम्मानपूर्ण जीवन। प्रत्येक व्यक्ति जो समाज में रहता है, देश में रहता है, उसकी प्रमुख जो एक बात होती है वो है गरिमापूर्ण और सम्मानपूर्ण जीवन जीना। यानी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का सम्मान करना, उसका आदर करना और उसके इसके साथ साथ क्या है, उसको महत्व देना। तो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को महत्व देना और उसके महत्व को समझना भी क्या है, एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है। बात आती है संविधान सरकार को सामर्थ्य प्रदान करता है। अब सरकार मजबूत कैसे बनेगी, सरकार ऐसे कार्य कैसे करेगी, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, संविधान की होती है। संविधान सरकार को प्रमुखतः शक्तियां प्रदान करती है, उसको मजबूत बनाती है, उसको सक्षम बनाती है कि समाज जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने में सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण रोल होता है। बात आती है सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम। अब सरकार है वो कैसे प्रयास करे, कैसे कार्य करे, एक सकारात्मक कार्य करे, एक जो आवश्यक कार्य वो करे, जिसके साथ क्या होगा कि इसमें लोक कल्याणकारी कदम, यानी लोक कल्याण का मतलब होता है कि जनता है उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, जनता का विकास कैसे होगा, समाज में समस्याएं कौन सी व्याप्त है, वर्तमान समय में जनता की आवश्यकता क्या है, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए, जिसमें रहने वाले सभी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी वर्ग, किसी भी वर्ण के हो, उनकी समस्त आवश्यकताएं हैं, उनकी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, वो पूर्ण रूप से पूर्ण हो सके। बात आती है कानून की मदद से नियम लागू। अब बात आती है कि सरकार जो नियम बनाएगी, जो कानून बनाएगी, उनको लागू किस प्रकार से किया जाएगा। तो न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना और कार्यपालिका व्यवस्था का प्रमुख कार्य होता है कानून बनाना और कानून को लागू करना। तो ऐसे कानून बनाए जाए, लोगों को कानून के बारे में जानकारी दी जाए और उसके साथ अवहेलना करने पर उनको उसकी पर्याप्त रूप से किस प्रकार की सजा मिलती है, दंड मिलता है, उसके बारे में पूर्णतः जानकारी कराई जाए और लोगों के मन में इन नियमों के प्रति, इन कार्यों के प्रति, इन सजा के प्रति भय की भावना भी होना कुछ न कुछ जरूरी बताई गई है। बात आती है
संविधान की प्रस्तावना को समर्थन प्राप्त। संविधान है हमारा देश का, उसमें प्रमुखतः ये बात स्पष्ट की गई है कि जो पंथ निरपेक्षता है, जो धर्म निरपेक्षता है, जो समाजवाद है, जो अपने अखंडता है, सहिष्णुता है, स्वतंत्रता है, समानता है, उसको महत्व दिया गया। स्पष्ट रूप से किया गया है कि प्रस्तावना में प्रमुखतः महत्वपूर्ण चीजों का वर्णन किया गया है, जिससे देश की एकता, अखंडता और सहिष्णुता बनी रहे और देश में रहने वाले सभी लोग सम्मान पूर्वक, गरिमा पूर्वक, सम्मान पूर्वक एक साथ रह सके, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। जो असमानता ही व्याप्त है, उन असमानता को समाप्त करना। बात आती है संविधान को मौलिक अधिकारों का भाग। अब संविधान में हम देखते हैं कि नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से, उनके विकास की दृष्टि से और उनकी जो समस्याएं हैं उनको समाप्त करने की दृष्टि से संविधान में क्या जोड़े गए हैं, क्या शामिल किए गए हैं, मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं, जिनका वर्णन है हमें आगे पढ़ेंगे। अब बात हम करते हैं कि नागरिकों के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं जो नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। ये संविधान के द्वारा नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से, नागरिकों के विकास की दृष्टि से, नागरिकों की प्रगति की दृष्टि से नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, जो सभी को समान रूप से प्राप्त है। अब आती है अधिकार कौन कौन से हैं। प्रारंभ में ये 7 अधिकार थे, लेकिन अब एक अधिकार को हटा के, संपत्ति के अधिकार को हटा के, अब अधिकारों की जो वर्तमान संख्या है मौलिक अधिकारों की वो 6 कर दी गई है। अब आती है कि 6 अधिकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इसका सूत्र क्या है, जैसे तो हम इसको अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं, अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं, जिससे हम इसको दोबारा भूले नहीं। तो इसके लिए एक सूत्र बनता है इसका, वो बनता है समस्वय, शोध, सांस्कृतिक उपचार। यानी समस्वय शोध है वो सांस्कृतिक उपचार है, जिसके माध्यम से अपने 6 मौलिक अधिकारों का निर्माण होता है। अब आती है कि सूत्र से कौन कौन से मौलिक अधिकार का निर्माण होता है। तो सबसे पहले अपना जो मौलिक अधिकार है उसका निर्माण होता है सम से। किससे निर्माण होता है? सम से। सम से बनता है अपना समानता का अधिकार। सम से हमारा पहला अधिकार बनता है समानता का अधिकार। उसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 14 से 18 में अनुच्छेद में वर्णन किया गया। किसका? समानता के अधिकार का। इसका निर्माण किससे हुआ? सम से। दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो बनता है स्व से। स्व से हमारा मौलिक अधिकार बनता है दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। अब आती है इसका वर्णन कौन कौन से अनुच्छेद में प्रमुखतः किया गया है। तो इसके जो अनुच्छेद प्रमुख है 19 से 22 तक क्या है कि स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है और इसका निर्माण किससे हुआ है? स्व से। तीसरा हमारा जो मौलिक अधिकार बनता है वो बनता है सो से। किससे बनता है? सो से। सो से हमारा जो मौलिक अधिकार बनता है तीसरा वो बनता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब भारतीय शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसका वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में प्रमुखतः किया गया है। तो अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है और इसका निर्माण किससे हुआ है? सो से। अब बात करते हैं चौथे अपने मौलिक अधिकार की, जो ध से बनता है। ध से हमारा बनता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा बनता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इस अधिकार का वर्णन है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का जो हमारा अधिकार है उसका वर्णन किया गया। अब बात करते हैं पांचवें अपने मौलिक अधिकार जिसका निर्माण होता है संस्कृति से। पांचवा जो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन किसके द्वारा किया गया? संस्कृति से। और संस्कृति से जो हमारा मौलिक अधिकार बनता है वो बनता है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। किससे बनता है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अपना पांचवा मौलिक अधिकार बनता है। इसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णन प्रमुखतः इसका किया गया है। अब हमारा जो अंतिम मौलिक अधिकार है उसका निर्माण होता है उपचार से। किससे होता है? उपचार से। और उपचार से कौन से अपने मौलिक अधिकार का निर्माण होता है? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसका निर्माण उपचारों से होता है। इसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 32 में किया गया है। इस प्रकार क्या है कि संविधान में नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से, नागरिकों के विकास की दृष्टि से क्या है इन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं, विभिन्न प्रकार की क्या है फ्रीडम दी गई है, जिससे उनका डेवलपमेंट है वो पूर्ण रूप से हो सके। 6 मौलिक अधिकार बताए गए हैं और उन मौलिक अधिकारों का वर्णन है वो अलग अलग अनुच्छेद में प्रमुखतः किया गया है। बात आती है संविधान निर्माताओं को लोगों के आकांक्षाओं से जूझना। अब जब संविधान निर्माता है उन्होंने जब संविधान का निर्माण किया तो उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सभी लोगों की इच्छाएं हैं वो एक जैसी नहीं थी। सभी लोगों की जो सोच है वो एक जैसी नहीं थी। सबके सोचने का और बात करने का तरीका, विकास का तरीका, मांग का तरीका सब अलग अलग था। तो संविधान निर्माणकर्ताओं ने जब लोगों के विचार जाने तो उनके विचार एक जैसे नहीं थे, उनमें असमानता देखने को मिली, जिस कारण का संविधान निर्माता है उनको उनके विचारों से बहुत जूझना पड़ा, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। बात आती है भावी विचारधाराओं व कल्पनाओं में संतुलन। उन लोगों की जो विचारधाराएं हैं वर्तमान समय में क्या है और वर्तमान समय के साथ भविष्य में लोगों की आवश्यकताएं किस प्रकार की होगी, किस प्रकार के उनको नियम चाहिएंगे, किस प्रकार से उनका विकास किया जाएगा, किस प्रकार समस्या आएगी, उनका समाधान किस प्रकार से किया जाएगा, उन बातों को ध्यान में रखते हुए
वर्तमान और भविष्य के संतुलन को बनाए रखने का कार्य भी किसने किया? संविधान निर्माताओं ने प्रमुखतः किया। बात आती है विभिन्न समूह क्या चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि एक समूह है उसके विचार अलग होते हैं, दूसरे समूह के विचार अलग होते हैं। एक वर्ग है उसकी संस्कृति अलग होती है, दूसरे वर्ग की संस्कृति अलग होती है। एक वर्ग है उसका धर्म अलग है, दूसरे वर्ग का धर्म अलग है। तो हम देखते हैं कि विभिन्न जो वर्ग है, विभिन्न जो समूह हैं, उनके विचारधाराएं, उनकी सोच और उनके कार्य करने के तरीके, उनके मांग की है भावनाएं, वो अलग अलग होती है। बात आती है संतुलन करने का परिणाम क्या हुआ। अब संविधान निर्माताओं ने इन लोगों की विचारधाराओं को एक राय किया और जो प्रमुख आवश्यकताएं हैं, जो भावी आवश्यकताएं हैं और भविष्य में किस प्रकार की आवश्यकताएं पड़ेगी, उनमें संतुलन बनाते हुए संविधान निर्माताओं ने वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्या है संविधान का निर्माण किया, जिसमें क्या है प्रमुख विचारों जो जनता के थे, विभिन्न वर्गों के थे, उनको शामिल किया गया और लोगों में सामंजस्य व तालमेल बैठाने का प्रयास प्रमुखतः संविधान निर्माताओं द्वारा प्रमुखतः किया गया है।